बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम चैप्टर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोएर्सिव फोर्स ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन आयरन, व्हाई? कोएर्सिव फोर्स जो है स्टील की वो आयरन से ज़्यादा होती है, इसकी रीज़न क्या है? तो बेसिकली कोएर्सिव फोर्स क्या है वो पहले आपको समझाता हूँ। तो कोएर्सिव फोर्स समझने के लिए आपको रिटेंटिविटी का पता होना ज़रूरी है। रिटेंटिविटी क्या चीज़ है? रिटेंटिविटी इज़ द अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन लेफ्ट when an external magnetization field is removed। कि रिटेंटिविटी बेसिकली अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई हो रही होगी उसको हम रिमूव करें तो जो मैग्नेटाइजेशन रह जाएगी ऑब्जेक्ट पे उसको हम रिटेंटिविटी का नाम देंगे। और कोएर्सिविटी क्या चीज़ है? Coercivity is the reverse external magnetizing field which is required to demagnetize the substance completely। कि coercivity reverse external magnetizing field है जो कि हमें required होती है कि वो किसी भी substance को completely demagnetize कर सके। तो जो retentivity है स्टील की वो सॉफ्ट आयरन की निस्बत ज़्यादा होती है। retentivity is the steel is more than the retentivity of soft iron। Soft iron is easily magnetized and demagnetized as compared to the steel। Soft iron की निस्बत soft iron जो है वो स्टील की निस्बत ज़्यादा easily मैग्नेटाइज भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। The coercivity of soft iron is less than that of the coercivity of the steel। तो इसके बरक्स क्या चीज़ है? जो coercivity है वो सॉफ्ट आयरन की कम होती है स्टील की निस्बत। ठीक है, सॉफ्ट आयरन जो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी थी वो कम थी स्टील की निस्बत, जबकि कोएर्सिविटी जो है वो सॉफ्ट आयरन की वो भी लेस देन है दैट ऑफ द कोएर्सिविटी ऑफ द स्टील। तो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी लॉस इन सॉफ्ट आयरन इज लेस देन एनर्जी लॉस इन स्टील बिकॉज ऑफ द स्मॉल एरिया ऑफ सॉफ्ट एरिया ऑफ आयरन कर्व। कि एनर्जी लॉस जो होगा सॉफ्ट आयरन का वो कम होगा एनर्जी लॉस जो स्टील में होगा उसकी निस्बत, बिकॉज ऑफ द स्मॉल एरिया ऑफ सॉफ्ट एरिया ऑफ आयरन कर्व। और इसकी रीज़न क्या है? जो स्मॉल एरिया होगा स्मॉल एरिया ऑफ आयरन कर्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस इन ए डिजाइन कॉन्टेक्स्ट। इंपॉर्टेंस स्ट्रेंथ और स्टिफनेस की क्या होगी जब हम कोई कॉन्टेक्स्ट डिज़ाइन करते हैं? तो स्ट्रेंथ और स्टिफनेस है क्या, पहले ये देखते हैं। दे आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल विच अलाउज स्ट्रक्चर टू मेंटेन देयर शेप। ये किसी भी स्ट्रक्चर को किसी भी शेप को उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी मटेरियल की वो हैं स्ट्रेंथ और स्टिफनेस। तो स्ट्रेंथ क्या है? द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू सपोर्ट अ लोड और फोर्स विदाउट ब्रेकिंग। स्ट्रेंथ क्या है? कि किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी जिसकी मदद से जो कि कोई भी फोर्स या लोड को सपोर्ट करे, किसी फोर्स या लोड को ब्रेक किए बगैर। यानी कि किसी मटेरियल के ऊपर हम लोड अप्लाई करें या फोर्स अप्लाई करें और वो टूटे ना, तो उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। और स्टिफनेस क्या होगा? एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू डिस्ट्रीब्यूट अ लोड एंड रेजिस्ट डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन इन शेप एंड साइज। कि किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करे, रेजिस्ट करे डिफॉर्मेशन को या डिफ्लेक्शन को इन शेप एंड साइज। अब इन स्ट्रेंथ या स्टिफनेस की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस, द स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिजेस, गर्डर एंड टी आर एन। स्ट्रेंथ और स्टिफनेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम ब्रिज, गार्डर या टी आर एन डिज़ाइन कर रहे होते हैं। एंड इंजीनियरिंग व्हेन डिज़ाइन द स्ट्रक्चर सेलेक्ट द राइट मटेरियल फॉर द स्ट्रक्चर, अदरवाइज इफ दे रिक्वायर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ मटेरियल इज नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट, द स्ट्रक्चर विल कोलैप्स। एन इंजीनियर आएगा, ये जो इंजीनियर होता है जब वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं, इन इंजीनियरिंग लिख सकते हैं या एन इंजीनियर लिख सकते हैं। तो इंजीनियर है या इंजीनियरिंग में जब स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का डिज़ाइन किया जाता है तो वहाँ पे मटेरियल अच्छी
किसी भी मटेरियल से जो हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं तो वो हमारे पास उसके लिए जो मटेरियल होना चाहिए वो हम देखभाल कर सिलेक्ट करें। अगर उसको हम नहीं देखते, मटेरियल को हम अकाउंट्स में नहीं लाते, तो उसका रीज़न, उसकी वजह से क्या होगा, इफ़ दे रिक्वायर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल इज नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द स्ट्रक्चर विल कोलैप्स। तो स्ट्रक्चर क्या करता है, ज़्यादा जल्दी कोलैप्स कर जाता है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द मटेरियल ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस इन स्ट्रक्चर ऑफ द डिज़ाइन। कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम मटेरियल में रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डिज़ाइन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ ए कर्व। सुपर कंडक्टिविटी किसी भी कंडक्टर की क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ कर्व, उसको हमने बताना है। तो प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल विद लो टेम्परेचर टू इममेजरेबल लो वैल्यूज इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। कि वो प्रोसेस जिसमें हम रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की रिड्यूस करें विद लो टेम्परेचर के ज़रिए से, यानी कि लो टेम्परेचर में किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस को रिड्यूस करें ताकि टू इममेजर लो वैल्यूज, इसको हम क्या का नाम देंगे, सुपर कंडक्टिविटी का नाम देंगे। There are certain materials whose resistivity becomes zero below a certain temperature। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है एक सर्टेन टेम्परेचर पे। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। एंड बिलो दिस टेम्परेचर दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। और उस क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जो टेम्परेचर होगा उस पे इन कंडक्टर्स को सुपर कंडक्टर्स का नाम दिया जाता है। सुपर कंडक्टर्स आर यूज्ड इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सुपर कंडक्टर्स MRI में यूज़ किए जाते हैं एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और फास्टर कंप्यूटर चिप्स में यूज़ किया जाता है इनको। ये आपको कर्व भी दिखाया गया है। नॉन सुपर कंडक्टर जो होता है वो टेम्परेचर के साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। जबकि जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, उस पे उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो एक फिक्स पॉइंट क्रिटिकल टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी एकदम ज़्यादा हुई और उससे ऊपर ये ऐसे जा रही है। यानी कि अगर हम इसको रिवर्स देखें तो जो बात डिस्कस की गई है कि सुपर कंडक्टिविटी टेम्परेचर कम होने से जो उसकी रेजिस्टेंस है वो कम होती गई और क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचकर वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है रेजिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस एंड पॉलीमर सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, अमॉर्फस क्या हैं और पॉलीमर सॉलिड्स क्या हैं, इनका हमने डिफरेंस बताना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल्स दैट आर अरेंज्ड इन ए 3 डायमेंशनल मैनर। कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनके पार्टिकल्स ऐसे अरेंज होते हैं कि वो 3 डायमेंशनल हों। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम आर इक्वल। इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो इक्वल होते हैं। दे आर anisotropic and have a well defined melting point as well। इनका एक ये anisotropic होते हैं और इनका well defined melting point भी होता है। They are referred to as the true solids। इनको true solids भी कहा जाता है। Examples crystalline solids की क्या हैं? Diamond, benzoic acid, etc। Applications of diamond includes in the marketing of beautiful jewelry, cutting of glass, etc। क्या हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो डायमंड है, बेंजोइक एसिड है और इसी तरह और भी होते हैं। और जो एप्लीकेशंस है डायमंड की वो बाज़ार में ज्वेलरी आपको मिलती है तो वो बेसिकली डायमंड ज्वेलरी है और कटिंग ऑफ द गिलास है, तो ये उसकी एप्लीकेशंस हैं। तो उसके बाद अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। अमॉर्फस रेफर्स टू बीइंग शेपलेस, यानी कि इनकी कोई शेप नहीं होती। अमॉर्फस सॉलिड्स हैव एन इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स की इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम आर नॉट इक्वल। इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो भी इक्वल नहीं होती। आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन एवरी 2 पार्टिकल्स टेंड्स टू वैरी। और जो डिस्टेंस होता है 2 पार्टिकल्स के दरमियान वो भी वैरी करता है, चेंज होता है। दे डू नॉट पोजेस अ डिफाइंड जियोमेट्रिक शेप। इनकी प्रॉपर कोई जियोमेट्रिक शेप भी नहीं होती। अमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स and they are isotropic in nature।
अमॉर्फस सॉलिड्स को हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं और ये आइसोट्रोपिक होते हैं इन नेचर में। एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स इंक्लूड्स ग्लास, नेफ्थलीन एटसेट्रा। जो एग्जांपल्स हैं अमॉर्फस सॉलिड्स की उसमें ग्लास है या नेफ्थलीन वगैरह हैं। उसके बाद पॉलीमर सॉलिड्स हैं, तो दे आर सेड टू बी मोर और लेस सॉलिड मटेरियल्स बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन एन ऑर्डर्ड एंड डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। पॉलीमर सॉलिड जो होते हैं इनको हम मोर और लेस सॉलिड मटेरियल्स बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन एन ऑर्डर्ड एंड डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के दरमियान इनका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा होता है। दे कैन बी सेड टू बी पार्शली और पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनको पार्शली या पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, What is the difference between elastic deformation and plastic deformation? Elastic deformation और plastic deformation में क्या फ़र्क है? तो elastic deformation का first point, elastic deformation is the deformation that disappears upon the removal of external forces, causing the alteration and the stress associated with it. कि elastic deformation क्या है? कि एक ऐसी deformation जिसमें deformation जो है डिसअपीयर हो जाती है जब हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देते हैं। एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने से डिफॉर्मेशन हट जाए तो उसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन का नाम देते हैं और इसकी वजह से इफेक्ट क्या होगा? काजिंग द अल्टरेशन एंड स्ट्रेस एसोसिएटेड विद इट। उसके बाद जबकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन और चेंज इन शेप ऑफ ए सॉलिड बॉडी विदाउट फ्रैक्चर अंडर द एक्शन ऑफ ए सस्टेन्ड फोर्स। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन या चेंज है किसी भी सॉलिड बॉडी की शेप में विदाउट फ्रैक्चर अंडर द एक्शन ऑफ ए सस्टेन्ड फोर्स, कि वो फ्रैक्चर हुए बगैर उसमें जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है। उसका दूसरा पॉइंट क्या है इलास्टिक डिफॉर्मेशन का? इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर डिफॉर्म कर सकते हैं तो उसको दोबारा फॉर्म में लाया जा सकता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ऐसा नहीं होता, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक बार डिफॉर्म हो गई तो वो वापस अपनी पहले फॉर्म में नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट में इट इज़ नॉन परमानेंट, द सब्सटेंस कैन रिज्यूम द इनिशियल स्टेट बैक। ये नॉन परमानेंट है और जो सब्सटेंस होता है वो रिज्यूम करता है इनिशियल स्टेट को। थर्ड पॉइंट इसका क्या है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है? इट इज़ परमानेंट। ये नॉन परमानेंट था तो ये परमानेंट होता है। The substance stays unchanged after removing the stress। हम स्ट्रेस हटा भी दें तो जो सब्सटेंस है वो अनचेंज रहता है। फोर्थ है it causes the chemical bonds of the substance to undergo stretching and bending। इसकी वजह से क्या होता है? जो केमिकल बॉन्ड्स हैं सब्सटेंस के वो स्ट्रेच कर जाते हैं या बेंड कर जाते हैं। और इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में some of the chemical bonds of the substance to undergo breakage, कि इसमें जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के वो ब्रेक कर सकते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में फिफ्थ पॉइंट है इन दिस प्रोसेस एटम्स डू नॉट स्लिप पास ऑन ईच अदर। इस प्रोसेस में जो एटम्स होते हैं वो डू नॉट स्लिप पास ऑन ईच अदर। और फिफ्थ में इन दिस प्रोसेस एटम्स स्लिप्स पास ऑन ईच अदर। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को देखते हैं या पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इन दीज सब्सटेंसेस द ऑर्बिट्स एंड द स्पिन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर सो ओरिएंटेड दैट देयर फील्ड्स सपोर्ट ईच अदर एंड द एटम्स बिहेव्स लाइक अ टिनी मैग्नेट। कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें जो ऑर्बिट्स और स्पिन एक्सिस हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऑर्बिट्स और स्पिन एक्सिस कुछ इस तरह से बने होते हैं कि उनकी फील्ड जो है वो सपोर्ट करती है एक दूसरे को और एटम बिहेव्स लाइक टिनी मैग्नेट। जो एटम्स हैं वो टिनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करते हैं। Substances with such atoms are called paramagnetic substances और ऐसे substances को हम paramagnetic substances भी कहते हैं। Paramagnetic substances include magnesium, molybdenum and lithium। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो एग्जांपल्स हैं वो मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और लिथियम है।
और उसके बाद डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं। इन दीज सब्सटेंसेज द ऑर्बिट्स एंड द स्पिन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर सो ओरिएंटेड दैट देयर फील्ड्स कैंसल ईच अदर एंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज में ये वो सब्सटेंसेज हैं जिसमें एटम के इलेक्ट्रॉन्स, उनके ऑर्बिट्स और स्पिन एक्सिस कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए गए होते हैं कि उनकी फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो होती है। दीज आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। वाटर, कॉपर एंड एंटीमनी और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो वाटर है, कॉपर है या एंटीमनी है। Ferromagnetic substances, ऐसे substances, there are certain solids in which the atoms cooperate in such a way that their individual magnetic fields are added to exhibit a strong magnetic effect. Such substances are called ferromagnetic substances. कि कुछ ऐसे solids होते हैं जिनमें atoms cooperate करते हैं कुछ ऐसे तरीके से कि वो उनकी जो individual magnetic fields हैं उनको ऐड करके एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट किया जाता है और उन सब्सटेंसेस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स आयरन, निकल और कोबाल्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड सब्सटेंस बाय ड्राइंग इट्स कर्व। सॉफ्ट और हार्ड सब्सटेंस कौन से होते हैं, उनकी जो कर्व्स हैं वो भी हमने ड्राइव बनानी है। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स में मटेरियल्स रिटेन देयर मैग्नेटिज्म एंड आर डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज आर कॉल्ड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स जिनकी मैग्नेटिज्म काफ़ी देर तक रहती है और उनको डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल होता है, उनको हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स आर इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, जबकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना आसान होता है। सेकंड पॉइंट, दीज मटेरियल्स रिटेन देयर मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मटेरियल्स होते हैं वो मैग्नेटिज्म रिटेन रखते हैं। जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनमें मैग्नेटिज्म मेंटेन रहती है उस वक्त तक इवन कि हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दें तब भी। Hence these materials are used for making permanent magnets. तो इस वजह से जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में these materials are used for making temporary magnets. टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया जाता है। The domain wall movement is easy, hence they are easy to magnetize. इनकी जो डोमेन वॉल मूवमेंट होती है वो भी ईजी तो होती है, इस वजह से इसको मैग्नेटाइज करना या डीमैग्नेटाइज करना ईजी होता है। थर्ड पॉइंट, दे हैव लार्ज हिस्टैरिसीस लॉस ड्यू टू लार्ज हिस्टैरिसीस लूप एरिया। इसका जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, हिस्टैरिसीस लूप एरिया ज़्यादा है इस वजह से, और इसमें हिस्टैरिसीस लॉस स्मॉल हिस्टैरिसीस लूप एरिया की वजह से कम होता है। फोर्थ पॉइंट है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इज हाई। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स में जो एनर्जी स्टोर की जाती है वो हाई होती है और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर की जाती है वो लेस होती है। फिफ्थ पॉइंट में, कोएर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी वैल्यूज आर लार्ज। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स की कोएर्सिविटी या रिटेंटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है जबकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में कम होती है। इसके इनके जो कर्व्स ड्रा करने थे तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो कर्व होता है वो ये है और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो कर्व है वो जेड बनाया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं। डक्टाइल मटेरियल्स कौन से होते हैं? सॉलिड मटेरियल्स दैट कैन अंडरगो सब्सटेंशियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रियर टू फ्रैक्चर आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल्स। ऐसे सॉलिड मटेरियल्स जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को प्रियर करते हों टू फ्रैक्चर आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल्स, इनको डक्टाइल मटेरियल्स का नाम दिया जाता है। और ब्रिटल मटेरियल्स कौन से हैं? सॉलिड मटेरियल्स दैट एग्जिबिट नेग्लिजिबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आर कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल्स। कि ये नेग्लिजिबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को हम ब्रिटल मटेरियल्स का नाम देते हैं। डक्टाइल मटेरियल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स बाय स्ट्रेचिंग। जो डक्टाइल मटेरियल्स हैं ड्रॉन इनटू वायर्स बाय स्ट्रेचिंग, हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी मदद से उसमें डक्टाइल मटेरियल्स में हम वायर को स्ट्रेच कर सकते हैं।
तो ब्रिटल मटेरियल्स ब्रेक कर जाते हैं, क्रैक कर जाते हैं या स्नैप इजीली, यानी कि इस मटेरियल से जो ऑब्जेक्ट बने होते हैं वो ब्रेक कर सकते हैं, क्रैक आ सकता है उनमें या स्नैप हो जाते हैं। डक्टाइल मटेरियल्स शो डिफॉर्मेशन, डक्टाइल मटेरियल में डिफॉर्मेशन होती है, जबकि ब्रिटल मटेरियल्स डू नॉट शो डिफॉर्मेशन। फोर्थ में डक्टिलिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, डक्टिलिटी जो है उसको टेम्परेचर इफेक्ट करता है, जबकि ब्रिटलनेस इफेक्टेड बाय प्रेशर, ब्रिटलनेस जो है वो प्रेशर की वजह से इफेक्ट होती है। मेजर एग्जांपल्स ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स आर मेटल्स, मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल मटेरियल्स की एग्जांपल्स हैं, और जो ब्रिटल मटेरियल्स की हैं वो उसमें सिरामिक या ग्लास है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ कैन द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर बी रेज्ड, हम किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे रेज कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बेसिकली कुछ मेथड हैं। फर्स्ट है बाय डोपिंग, द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग, कि एक सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी कर दें एटम्स की एक प्योर सेमीकंडक्टर में, तो उसको हम डोपिंग का नाम देते हैं। द डोपिंग इज डन टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, ये इसलिए की जाती है कि इसके ज़रिए से किसी भी कंडक्टर की जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है। सेकंड हमारे पास जो मेथड है बाय इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सुपर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। In case of semiconductor, there is an energy gap between the valence band and the conduction band, but at 0 Kelvin, no electron has sufficient energy to cover this gap. Semiconductor में एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान, लेकिन 0 केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन के ऐसा नहीं होता जिसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो इस गैप को कवर कर सके। सो व्हेन टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स में ब्रेकअप एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी टू कवर दिस गैप। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है सेमीकंडक्टर का, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होता है वो ब्रेकअप यानी कि टूट जाता है, एंड जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतनी एनर्जी हासिल कर लेते हैं कि वो इस गैप को कवर कर सकें, देयर बाय इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। वेयर एज इन केस ऑफ मेटल्स, with the increase in temperature, the collisions increase, due to which there is more hindrance to flow of electrons, which will ultimately decrease the conductivity. जबकि मेटल्स में ऐसा होता है कि अगर वहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो कोलिजन्स होगा एटम्स के दरमियान, उसकी वजह से जो हिंड्रेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में, तो उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ ए 20 मीटर स्टील गर्डर व्हेन स्टैंडिंग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, क्या डिफरेंस होगा एक 20 मीटर की स्टील गर्डर है उसकी लेंथ में जब उसको हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली खड़ा करते हैं, तो उसमें वाकई ही डिफरेंस होगा। यस, देयर इज अ डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ ए 20 मीटर स्टील गर्डर व्हेन स्टैंडिंग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, कि 20 मीटर लेंथ के जो स्टील गर्डर है उसकी लेंथ में डिफरेंस होगा जब उसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली हम खड़ा करते हैं। व्हेन द गर्डर इज वर्टिकली स्टैंडिंग, इट्स लेंथ विल बी फ्रैक्शनली शॉर्टर देन स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टली, यानी कि जब हम गर्डर को वर्टिकली स्टैंड करेंगे तो उसकी जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली खड़ा करेंगे। इसकी रीज़न क्या है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेंस स्ट्रेस बेसिकली किसकी इक्वल होती है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, कि जो हम पर यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेस का नाम देते हैं। व्हेन द स्टील गर्डर इज वर्टिकल, जब स्टील गर्डर वर्टिकल हो, देन ड्यू टू स्मॉल एरिया ऑफ द एंड फेस अ स्ट्रेस कैन कॉज अ चेंज इन इट्स लेंथ, तो स्ट्रेस की वजह से उसकी जो चेंज है उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो सकती है। बट व्हेन द गर्डर इज लाइंग हॉरिजॉन्टली, ड्यू टू लार्ज एरिया ऑफ द साइड फेस, द सेम स्ट्रेस काजेज अ नेग्लिजिबल चेंज इन लेंथ, यानी कि जब वो वर्टिकली था तो जो एरिया था वो कम था, यानी कि वो एरिया जो इन कांटेक्ट है अर्थ के साथ, फ्लोर के साथ, जबकि हॉरिजॉन्टली जब करते हैं तो जो एरिया हो जाता है वो लार्ज एरिया हो जाएगा। तो इस वजह से सेम स्ट्रेस की वजह से जो चेंज इन लेंथ होगी वो नेग्लिजिबल होगी। देयरफॉर द सेम स्ट्रेस कैन नॉट प्रोड्यूस एज मच चेंज इन लेंथ व्हेन इट इज इन हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में उसकी जो लेंथ है वो कम होगी और वर्टिकली में ज़्यादा होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई वुड इट बी
it be advantage to use superconductor in MRI machine? MRI मशीन में सुपर कंडक्टर को यूज़ करने का क्या एडवांटेज है? तो सुपर कंडक्टर्स अनेबल लोअर्स कॉस्ट MRI सिस्टम्स। सुपर कंडक्टर्स में जो MRI सिस्टम बेसिकली MRI सिस्टम जो होते हैं, अगर उसमें हम सुपर कंडक्टर यूज़ करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो लो हो जाती है। सुपर कंडक्टर्स प्रोवाइड सिग्निफिकेंटली हायर करंट डेंसिटीज एंड आल्सो एबल टू कंडक्ट डायरेक्ट करंट विदाउट रेजिस्टेंस। जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनका जो करंट डेंसिटीज होती है वो हायर होती है और वो कंडक्ट डायरेक्ट करंट विदाउट रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस के बिना ही करंट जो है वो डायरेक्ट करंट उसमें से पास हो जाता है। लॉस ऑफ एनर्जी बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड अप्लाइड फील्ड। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और अप्लाइड फील्ड, बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड अप्लाइड फील्ड से नीचे, यानी कि अब जब फील्ड अप्लाइड की जाए या क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले, तब ऐसा होगा कि जो करंट डेंसिटीज होती है वो सुपर कंडक्टर्स की हाई होती है और वो जो डायरेक्ट करंट है वो रेजिस्टेंस के बगैर उसमें पास होगा। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अलाउज फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी इमेजिंग एंड सुपर कंडक्टिविटी कीप्स सिस्टम इकोनॉमिकल टू ऑपरेट। तो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो अलाउ करती है हाईएस्ट क्वालिटी इमेजिंग को, यानी कि उसकी मदद से जो MRI में इमेज बनता है वो हाई क्वालिटी का बनेगा और सुपर कंडक्टिविटी की वजह से जो सिस्टम है वो इकोनॉमिकली ऑपरेट करता है। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।